चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिन बाद जो है मिल रहे हैं हम लोग। जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी यूट्यूब पे। तो लेकिन अब से जो है आज से रेगुलर वीडियो अपलोड की जाएगी। तो घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं डाली जाएगी। आपका जो है पूरा क्लास 10th के मैथ की सारी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। आपको फ्री क्लासेस दिए जाएंगे आपको, मैथ और साइंस दोनों के ही। तो कुछ जो है पिछले 4-5 दिनों से जो है टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहे थे, तो इसी वजह से जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी का जो है 2 एक्सरसाइज सॉल्व करवाया था मैंने, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। तो आज जो है आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक आज हम लोग का है जो है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण जिसे कहते हैं, या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कैसे प्रूफ करेंगे अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि आपके बुक्स में दे रखा होगा 1.3 में कि प्रूफ कीजिए या प्रूफ कीजिए कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इससे जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक साल जो है, पिछले साल भी, इस बार भी जो है क्वेश्चन उठाया था इससे कि प्रूफ कीजिए √3 जो है या √5 या √2 जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसको जो है आज हम करना सीखेंगे। तो इससे पहले, इसको सीखने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग जो है मेरे चैनल को, ओम एकेडमी जो है मेरे, जिससे हम वीडियो अपलोड करते हैं, उस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है वीडियो जाते ही पता चल जाए कि वीडियो डाली गई है और आपको जो है आपके इनबॉक्स में मैसेज चला जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसको, इस सिलसिले को लेके। तो आज हमको पढ़ना अपरिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या पढ़ने से पहले जो है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको पढ़ने से पहले जो है आप क्लास 9th में अगर पढ़े होंगे तो ध्यान दिए होंगे कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में, P/Q के रूप में या अंश बटे हर के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जो हम ये रियल नंबर लेसन का स्टार्ट किया ना, तो जो ये रियल नंबर होता है ना, अगर बस नंबर पे ध्यान दें तो क्लास 9th का मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, 4-5 नंबर पे, और डालना है उस पर क्लास 9th के लिए भी। तो उसमें मैंने समझा रखा है आपको कि संख्याएं क्या होती हैं, किस टाइप की होती हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया है मेरे प्यारे बच्चों की संख्याएं जो होती है, संख्या जो होती है वास्तव में 2 टाइप्स की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और जो दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में मैंने समझाया मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को। काल्पनिक संख्या के बारे में तो हम जो है 11th-12th में पढ़ेंगे, जब सम्मिश्र संख्या का लेसन है जो 11वीं में या 12वीं में है, तो उसमें सम्मिश्र संख्या पढ़ेंगे। तो उसमें इमेजिनरी नंबर को जो है, जिसको आप काल्पनिक संख्या कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको वास्तविक संख्या। क्या बताया था जी? वास्तविक संख्या। यहां भी समझाया होगा आपको। तो वास्तविक संख्या, जिसको आप इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों 2 ही प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। इन्हीं के अंदर सारी संख्याएं आपकी आ जाती हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, जितनी टाइप की संख्याएं पढ़ते हैं इसके अंदर आ जाती है। या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी। जैसे सम, विषम, ये तो परिमेय संख्या, इनको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ अगर हम पिछली क्लास में जो पढ़े थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के इस परिमेय संख्या की परिभाषा जानना चाहें तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं। ठीक है, जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं तथा P और Q
यहाँ तथा नहीं, जहां लिखना चाहिए। क्या? जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q जो है 0 के बराबर नहीं है। और थोड़ा सा और हम यहाँ HCF के बारे में पढ़ लिया हमने। तो HCF के बारे में पढ़ लिया है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा को HCF से जोड़ के भी करते हैं, जिसका हमको अपरिमेय संख्या प्रूव करने में हमको जो है इसका फायदा मिलेगा। और एक सीखते हैं यहाँ पे कि जो हमारा ये P और Q है ना जी, P और Q है, P और Q, PQ का HCF जिसको हम मासा कहते हैं ना जी, हमेशा एक हो। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये हमारा परिमेय संख्या होगी, जो परिमेय संख्या होगी इसको हम P अपन Q के रूप में लिख पाएंगे। और Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और P और Q का अगर हम HCF लें, क्या लें? HCF लें। P और Q का क्या लें? HCF, जिसको आप मासा कहते हैं। अगर मासा निकालें तो हमेशा 1 होना चाहिए, तो परिमेय संख्या कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। जैसे कि अगर हम लें 2/3, तो इनका अगर हम मासा निकालेंगे तो देखेंगे पाएंगे 1। क्या पाएंगे जी? 1 पाएंगे। तो कितने बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कि अगर हम जो है 12/4 कर दें, 12/4 कर दें, तो इसका HCF अगर निकालें, ये P मान लेते हैं, या नीचे Q है, HCF निकालेंगे इनका, यहाँ पे HCF मेरा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? मासा 4 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो भी भिन्न होती है या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो भी होती है वह हमेशा न्यूनतम पदों में लिखी जाती है। न्यूनतम पदों में आपको लिखना सिखाया गया होगा क्लास 6 में, या पिछला जो सिलेबस था हम लोग का क्लास 10th का, जो जब से 2017 से पहले चेंज नहीं हुआ था, तो उसमें परिमेय संख्याओं को जो को न्यूनतम पदों में जो है करना सिखाया जाता था आपको। तो परिमेय संख्या जो वास्तव में परिमेय संख्या उन्हीं को कहते हैं जो अपने न्यूनतम पदों में होती हैं, न्यूनतम पदों में होते हैं। तो न्यूनतम पदों में उस समय आपको सिखाया जाता था न्यूनतम पदों में कैसे है। तो 12/4 यानी 12/4 को अगर न्यूनतम पदों में करेंगे तो काटेंगे 4 × 12, 4 × 12, तो 3/1 लिखा गया। 3 और 1 का अगर मासा निकालेंगे तो हमेशा जो 1 ही आएगा। 3 और 1 का मासा निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो परिमेय संख्या हमेशा न्यूनतम पदों में लिखी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इस परिभाषा में इंक्लूड किया है यहाँ पे कि परिमेय संख्या वही होंगी जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित कर पाएंगे। P और Q पूर्णांक है, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, P और Q का मासा हमेशा क्या हो? 1 हो। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 9/6, तो 9/6 का मसा आपके दिमाग में आ रहा हो तो इनका HCF निकालेंगे सर। 6 से डिवाइड किए तो 3 आया, 3 से कट गया, यहाँ पे 3 × 6 तो हमारा कट गया यहाँ पे, तो मसा जो हमारा 3 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या उन्हीं को कहेंगे जो अपने न्यूनतम पदों में होंगी। तो न्यूनतम पदों की बात करता है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? परिमेय संख्या। ये देखिएगा, इसको न्यूनतम पदों में लाए तो ये आ जाएगा ना जी 3 × 6 और 3 लिखे 9, 3/2। यानी कि अगर 9/6 को 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। वास्तव में 9/6 3/2 ही है, यानी 3/2 का जो है अगर HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होंगी जिनको P/Q के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सके, और P और Q जो है पूर्णांक संख्या हो, Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और P और Q का मासा अगर निकाले तो हमेशा 1 आना चाहिए। P और Q का अगर मासा निकाले तो हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इतना बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो परिमेय संख्या के बारे में इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब अपरिमेय संख्या के बारे में चलते हैं। तो अपरिमेय संख्या के बारे में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसी का विपरीत है। तो जिन संख्याओं को जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं।
इनके बारे में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान, क्लास 9 के वीडियो डाला हुआ है अपरिमेय संख्या के बारे में, ध्यान से अगर उसको देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में, अगर बेसिक से समझना है इनको तो उसको देखिएगा। अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जिनको हम p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे उनको हम क्या कहेंगे जी, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अगर देखिएगा अपरिमेय संख्या कहेंगे, थोड़ा सा यहां समझने की कोशिश करें। तो जो हमने यहां लिखा है इस टॉपिक को, यही मेरा इंपॉर्टेंट है, यही जो है प्रूफ करने में जो काम आएगा कि p और q का CF एक हो, किसके लिए, परिमेय संख्या के लिए, हमेशा किसके लिए, परिमेय संख्या के लिए p और q जो होगा हमेशा HCF क्या हो, एक हो। और यहां लिख सकते हैं कि अगर p और q का जो है HCF एक नहीं हो, एक के बराबर p और q का जो है, यहां लिख सकते हैं HC, ऐसे लिख सकते हैं p q का HCF एक के बराबर नहीं हो तो भी एक संख्या क्या कहलाएगी जी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। वे संख्याएं जिनका जो है HCF, जैसे जिनको p बटे q के रूप में नहीं लिख पाएंगे उसको, उनको तो जाहिर सी बात है जो अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर जो है यहाँ पे जो ये चीज आया है, अगर ये प्रूफ करके दिखा दें कि p और q का जो है HCF एक के बराबर नहीं है, तब भी क्या हो जाएगा जी, उनको अपरिमेय संख्या कहेंगे। यदि हम a 2/3 लिखे हैं, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इनका और इनका जो है HCF एक नहीं आ रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, परिमेय नहीं कहलाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि परिमेय संख्या को हमसे हमेशा न्यूनतम पदों में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, न्यूनतम पदों में लिखा जाता है। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए सर कि 12 जो है लिख दे 9, 12/9 इनका HCF तो 3 आएगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इनको न्यूनतम पदों में लिखेंगे तो काटेंगे तो 4/3 आएगा, 4/3 आएगा। तो ये 12/9 को जो है 4/3 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो परिमेय संख्या हमेशा न्यूनतम पदों में लिखी जाती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डाउट एकदम दिमाग में नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे ऊपर की कक्षा में, ऊपर की क्लास में हम पढ़ते जाएंगे, डाउट एकदम क्लियर होता चला जाएगा। अब पीछे का भूल जाइए कि जो p बटे q के रूप में जो हम पढ़ रहे हैं, बस कि जिनको p बटे q के रूप में लिख सकें और p और q पूर्णांक हो और q कभी जीरो ना हो। एक चीज और उसमें पढ़ना है कि p और q जो है हमेशा उनका अगर मासा निकालें तो मासा एक हो तभी परिमेय संख्या होंगी। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि जिसमें p और q का मासा एक हो उनको परिमेय, जिनका p और q का जो मासा जो है, यदि हम p और q का मासा प्रूफ नहीं कर पाए एक, तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय होगी, ठीक है। तो इसी का जो है हम इसी के सहायता से, इसी के हेल्प से जो हम √2 को प्रूफ करेंगे कि परिमेय, अपरिमेय, √3 को प्रूफ करेंगे कि अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो हम सीख लिए। अब चलते हैं आपके बुक्स में प्रमेय दिया है, प्रमेय पे ध्यान दीजिएगा। प्रमेय नंबर 1.3, प्रमेय नंबर 1.3, प्रमेय 1.3। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी के बुक की बात कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी के बुक से सारा थ्योरी पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद जो है जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन उसको सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद और अन्य बुक जैसे आर.डी. शर्मा हुआ, ठीक है, आर.डी. शर्मा की बुक हुई और नगीन प्रकाशन की बुक हुई, इन सब का क्वेश्चन जो है हम करवाएंगे। पहले एनसीईआरटी से सारा थ्योरी समझ लेते हैं। तो प्रमेय 1.3 में देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि यदि कोई संख्या, यहां ऐसे लिखा है, माना p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, मान लीजिए, या माना p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि p a² का कह रहा है कि माना p एक अभाज्य संख्या है, या कह रहा है, यहां लिखना चाहते हैं तो और लिख लीजिए पूरा आपके बुक्स का ये, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि p जो है a² को विभाजित
कर देती है तो P जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर देती है तो P से A में भी भाग जाएगी। समझिए इस बात को। कह रहा है कि माना कोई संख्या है, एक पीस या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में मैंने समझाया मेरे प्यारे बच्चों पिछली क्लास में। तो P एक अभाज्य संख्या है, तो कह रहा है कि यदि P से कोई संख्या, यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है A, ठीक है, P से अगर A स्क्वायर में भाग जा रहा है तो A एकदम पक्का होगा कि P से A में भी भाग जाएगा, P से A में भी भाग जाएगा। जैसे अगर हम लें, ठीक है, कि मान लेते हैं कि कोई संख्या है, जैसे कि मान लेते हैं 6, अगर 6 का स्क्वायर किए, 6 का स्क्वायर किया हमारा कितना है 36 आया। कितना आया 36 आया। तो 36 मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन नंबर से कट सकता है? तो आप कहेंगे सर 1 से, ठीक है, 2 से, 3 से, 4 से भी डिवाइड जाएगा 36 में, ठीक है, 6 में भी 6 से भी जाएगा, फिर 9 से जाएगा, 12 से जाएगा, 18 से जाएगा और खुद 36 से जाएगा, इतने से भाग जाएगा। तो ये 36 तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 36 किन किन संख्याओं से कट जाएगा? इतने नंबर से कटेगा, ठीक है। लेकिन इन नंबरों में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और कोई नंबर है 2, 3 के अलावा और तो नहीं। देखिए ये 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, आपको पता है, समझाया था। 4 भी नहीं है अभाज्य, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है अभाज्य, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है और 36 भी नहीं, यानी 36 भी नहीं है। यानी कि 2 और 3 जो है अभाज्य संख्या है। तो जस्ट इसी पे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर यही कह रहा है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो P एक अभाज्य संख्या अगर P से अगर भाग जा रही है A स्क्वायर में, यानी कि ये मान लेते हैं P बराबर 2 हुआ, A स्क्वायर मान लेते हैं A बराबर 6 हुआ, A बराबर 6 हुआ, तो A स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर कर सकते हैं। यानी P से जो है अब एक 36 का गुणनखंड होने का मतलब 36 का 2 गुणनखंड है, यानी 36 से भाग जाएगा ना, 36 में भाग जाएगा ना 2 से, यानी कि अब एक 36 में 2 से भाग जाएगा, 36 में 2 से भाग जाएगा, 18 बार में कट जाएगा, तो ये 36 6 का स्क्वायर लिखा गया ना, 6 का स्क्वायर लिखा गया ना, यानी 6 का स्क्वायर में जो है 2 से भाग जाएगी, यानी 36 में 2 से भाग जा रही है, तो जो 36 जिसका स्क्वायर है यानी वर्ग है, यानी कि 6 का वर्ग है ना, तो 6 में भी 2 से भाग जाएगी। देखिए 2 3 6 कर सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। यही चीज ये प्रमेय कह रहा है। तो यही प्रमेय यही सिखा रहा है कि मान लेते हैं कोई अभाज्य संख्या है, कोई एक अभाज्य संख्या है, अगर उस अभाज्य संख्या से किसी भी संख्या के वर्ग में भाग जा रहा है, उस अभाज्य संख्या से किसी भी संख्या के वर्ग में भाग जा रहा है, तो उस संख्या में भी भाग जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए 6 के वर्ग 36 में इस 2 अभाज्य संख्या है ना, 2 से भाग जा रहा है, तो इस 2 से 6 में भी भाग जाएगा। देखिए चाहे आप 3 ही को ले लिए, 3 से जो है इस 36 में भाग जा रहा है, 36 6 का वर्ग है, तो 3 से जो है इसके जिसका वर्ग है यानी 36 जिसका वर्ग है उसमें भी भाग जाएगी, यानी 3 से 6 में भी भाग जाएगी। सेम चीज यही कह रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रमेय 1.3 क्या कह रहा है। मेरे प्यारे बच्चों इसी को जो है नीचे प्रूफ करवा के उसने रखा है, ठीक है, तो उसको ज्यादा उस पर हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इतना हम समझ लिए तो इसका उपयोग हम कर लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा फालतू का दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बस मेन चीज जो था इसको हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब चलते हैं। अब डायरेक्ट आपको जो है आपको बेचैनी हो रही होगी कि सर कैसे प्रूफ करवाएंगे, कैसे समझाएंगे, तो डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के उदाहरण का जी, अंडर रूट। अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, यहां हम लिख सकते हैं सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिएगा ध्यान से,
अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, हमने संख्याओं के बारे में परिमेय अपरिमेय इसीलिए बताया आपको। यदि हम इस √2 को ये प्रूफ करके दिखा दें कि √2 जो है परिमेय नहीं है, √2 जो है परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, तो परिमेय नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वास्तविक संख्या दो ही प्रकार की होती है, परिमेय या अपरिमेय। जब ये √2 को अगर हम प्रूफ कर दें कि ये परिमेय संख्या नहीं है तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि जब ये परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। तो हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों की अपरिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो एकदम, जब परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। तो चलिए यहां पे इसको लिखते हैं, प्रूफ करते हैं एकदम डिटेल में। तो लिखिए, माना, ठीक है, √2 एक परिमेय संख्या क्या है, ऐसा मैंने मान लिया परिमेय है, ठीक है, मान लिया मैंने परिमेय है। लेकिन अभी आपको आगे पता चल जाएगा क्यों मैंने माना परिमेय है। अब इसको आप परिमेय माना है, यही प्रूफ करके दिखाएंगे कि अपरिमेय नहीं है, यही प्रूफ करके दिखाएंगे कि अपरिमेय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब मेरे प्यारे बच्चों मैंने मान लिया कि √2 परिमेय है तो √2 को हम लिख सकते हैं कि √2 बराबर P बटा में Q, P बटा में Q लिख सकते हैं। √2 बराबर P बटा में Q, क्योंकि परिमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इतना हमने लिख लिया, आपको समझ में आया होगा। अब क्या काम करें, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड है, तो अब क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग करेंगे और उधर P बटे Q का भी वर्ग करेंगे। तो √2 का वर्ग करेंगे तो √रूट से स्क्वायर से खत्म, 2 बचेगा यहाँ पे। यहाँ क्या हो जाएगा, P² बटा में Q² आ जाएगा, P² बटा में Q² आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Q इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, यानी P² बराबर जो है, P² बराबर 2 इंटू जो है Q² लिख सकते हैं, P² बराबर 2 इंटू Q² लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इतना आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ समझिएगा। P² बराबर जो है लिख लिए यहाँ पे 2 इंटू Q², 2 इंटू Q² लिख लिए। तो यानी देखिए P² को जो है 2 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, P² को जो है 2 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं ना। जब 2 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं यानी जाहिर सी बात है, जब P² को 2 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं यानी 2 से P² में भाग जाएगी, 2 से P² में भाग जाएगी। अगर हम लिखें मेरे प्यारे बच्चों, इस 24 को लिखें 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 यानी 2 खंड में तोड़े हैं इसको, तो 2 इसके गुणा के रूप में आया है, गुणनखंड के रूप में 24 के, यानी गुणा के रूप में तभी आया होगा जब 2 से जो है 24 में भाग जाए। तो आप देख रहे हैं 2 से 24 में भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा, इतना आया। तो यहां लिखेंगे यही चीज, P² 2 से विभाजित है, हो रहा है, इतना लिख सकते हैं। P² जो है 2 से विभाजित हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, 2 मेरे बच्चों 2 है क्या, अभाज्य संख्या है ना 2। जब 2 अभाज्य संख्या है, किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या के वर्ग में भाग जा रही होगी, तो अभी आपको समझाया है, किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या के वर्ग में भाग जा रही होगी तो उस संख्या में भी तो जाएगी 2 से भाग, यानी अतः यहां लिख सकते हैं, अतः P में भी 2 से भाग जाएगी, यहां लिख सकते हैं, या अतः P भी 2 से विभाजित होगा, या P में भी 2 से भाग जाएगी, लिख सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं कि नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों जब लिख सकते हैं यहां कि P में भी 2 से भाग जाएगी, इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। और जब इतना समझ में आया होगा तो यहां लिख सकते हैं, यहां पे P को जो लिख सकते हैं
कि मान लेते हैं दो से भाग जा रही है, तो पी को लिख सकते हैं कि मान लेते हैं भाग जो है सी बार गई होगी। अभी ये चीज नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हूं कि मान लेते हैं कोई नंबर जो है एन को जो है 3 × 2 में लिख लिया हम, एन को जो है 3 × 2 के रूप में लिख लिए, ठीक है। तो अब कहने का मतलब जो है इस n में मेरे प्यारे बच्चों 2 से डिवाइड जा रहा है, इस n में 2 से डिवाइड जा रहा है, ठीक है। तो अब ये डिवाइड कितना जा रहा है, अगर इसको हमको फाइंड करना हो तो हम क्या काम करेंगे, क्या काम करेंगे जी, अरे ये लिख सकते हैं ना जी n को, कि मान लेते हैं कि n में जो है 2 से डिवाइड जा रहा है, तो n/2 बराबर 3 लिख सकते हैं ना, n/2 बराबर 3 लिख सकते हैं ना। यानी कि n में जो है भाग देंगे 2 से, तो कितना बार जा रहा होगा, 3 बार जा रहा होगा। कितना बार जा रहा होगा, 3 बार जा रहा होगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 3 बार जा रहा होगा, यानी ये नंबर क्या होगा, 2 3 6 होगा। अब कहने का मतलब क्या है, अभी समझिएगा, इससे नहीं समझ में आया होगा तो ठीक है, कि P में अगर 2 से भाग जा रही है, P में अगर 2 से भाग जा रही है, तो मुझे नहीं पता कितनी बार जा रही है, मान लेते हैं कि क्या जी C बार जा रही होगी। कितनी बार जा रही होगी, C बार जा रही होगी। यानी P को जो है हम लिख सकते हैं 2 × C, इतना तो लिख सकते हैं ना, कि मान लेते हैं P में जो है 2 से भाग जा रही है, तो मान लेते हैं वो भाग C बार जा रही होगी। कितनी बार जा रही होगी, C बार जा रही होगी। तो इतना समझ में आया होगा। एक चीज तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ये स्टेप कैसे किए, कि p² जब 2 के गुणा के रूप में लिखा गया, यानी p² 2 से विभाजित होगा। जब p² 2 से विभाजित होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो p भी 2 से विभाजित होगा। और जब p 2 से विभाजित होगा, तो मान लेते हैं कि p जो है 2 से जो है c बार में कट जाएगा। p जो है c से 2 बार, p जो है 2 से c बार में कट जाएगा, यानी कि p को लिख सकते हैं 2 × c। इतना समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां भी लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे तो यहाँ करेंगे तो p² आ जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इंटू c² आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 से जो है इसमें जो है p का मान रखने पर यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से p² का मान रखने पर, समीकरण 1 से p² का मान रखें तो p² का मान क्या है, 2 × q² है, तो 2 × q² है, p की जगह रख सकते हैं, बराबर 4 × c², 4 × c² हो गया। देखिए यहाँ पे 2 इधर डिवाइड में, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी q² बराबर क्या हो जाएगा, यानी 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी q² बराबर लिख लिए यहाँ पे 2 × c²। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब ये देखिए 2 यहाँ अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है ना, और 2 अभाज्य संख्या है, यानी q को जो है 2 के गुणा के रूप में लिख लिया गया है। तो सेम इसी तरीके से q² को जो है 2 के गुणा के रूप में लिख लिया गया है, यानी q² 2 से विभाजित होगा, q² 2 से विभाजित होगा। और जब मेरे प्यारे बच्चों जब q² 2 से विभाजित होगा, तो अतः q भी तो 2 से विभाजित होगा, प्रमेय के अनुसार, अतः q भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, यानी q² 2 से विभाजित होगा, यानी कि q भी तो 2 से विभाजित होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इतना सारा मैंने कर लिया, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब p भी 2 से विभाजित हो रहा है और q भी 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि p भी और q भी दोनों जो है 2 से विभाजित हो रहे हैं, दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जब 2 से विभाजित दोनों हो रहे हैं, तो इनका अगर HCF निकालें तो 2 तो होगा ही कंफर्म पक्का, क्योंकि HCF वही होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे जो है दी हुई संख्याओं में भाग चली जाए, वही तो HCF होता है, मौसा वही होता है ना। जब p से भी 2 से भाग चली जा रही है, 2 में, p में जो है 2 से भाग चली जा रही है और q में भी 2 से भाग चली जा रही है, यानी कम से कम इनका मौसा तो 2 होगा ही कंफर्म, कम से कम इनका मौसा 2 तो होगा ही एकदम कंफर्म। और जब इनका मौसा 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों, p और q का मौसा 2 होगा,
तो परिमेय संख्या कैसे हुई? परिमेय संख्या नहीं ना हुई, क्योंकि परिमेय संख्या तभी हो सकती है जब P और Q जो यहाँ माने हैं इनका मौसा हमेशा क्या है? एक आए, हमेशा क्या है? एक आए। तो देखिए यहाँ P भी 2 से भाग जा रहा है, P में भी 2 से भाग जा रहा है, Q में भी 2 से भाग जा रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा लिख लें, ठीक है, कि P और Q दोनों ही 2 से विभाजित हो रहे हैं, अतः इनका मस कम से कम 2 होना चाहिए। जब 2 होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जब इनका मौसा 2 होना चाहिए, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। और जब 2 होना चाहिए तो अब देखिएगा, तो अब 2 होना चाहिए, तो यहां लिख सकते हैं कि अतः कर्ण में 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिएगा P और Q का मौसा कम से कम 2 आ गया। जब 2 आ गया मौसा, तो मेरे प्यारे बच्चों P और Q जो है, जो माने P बटे Q जो माने हो, क्या होगा? अपरिमेय होगा, क्योंकि परिमेय होगा तब मौसा हमेशा ऑलवेज 1 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देखिए 5 सेकेंड, इसके बाद जो है आपको अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। इसके बाद जो है आपको और अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो अगर इसको लिखना हो आपको डिटेल में, तो वीडियो जो है पुश करके जो है आप इसको लिख सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 5 नंबर का क्वेश्चन इससे जो है इस साल जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में भी आता है इसका क्वेश्चन। तो यूपी बोर्ड में जो है एक आपका आया था 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, या हर साल आपका आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबकि एकदम आसान सा क्वेश्चन है आपका, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटाते हैं और जो है आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक और प्रैक्टिस करते हैं। तो पूरा डिटेल मैंने लिखा है किस तरीके से इसको बोर्ड में करेंगे। चलिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं आपका। सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3, अब कर्ण में 2 हो गया ना, कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम, सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये सिद्ध करके हम दिखा दें कि यह परिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो वह अपरिमेय होगी। तो पहले यहाँ क्या करेंगे, माना कर्ण में 3, माना कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है, इतना मान लिए। जब परिमेय संख्या है तो कर्ण में 3 को क्या लिख सकते हैं जी? कर्ण में 3 को लिख सकते हैं P बटे Q के रूप में, तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों का क्या कर दें जी, थोड़ा इसको जल्दी करेंगे, 60 में करेंगे, उतना नहीं लिखेंगे। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, इधर P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ P बराबर करना चाहे मेरे प्यारे बच्चों, तो Q इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वही चीज आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। देखिए P स्क्वायर को जो है 3 के गुणा के रूप में लिखा गया है। 3 है क्या यहाँ पे, अभाज्य संख्या है। 3 है क्या यहाँ पे, अभाज्य संख्या है। और जब P स्क्वायर को जो है 3 के गुणा के रूप में लिखा गया है, तो P स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, जरूर होगा भैया, ठीक है। और जब 3 से विभाजित होगा तो अतः क्या जी, प्रमेय के अनुसार, उस प्रमेय के अनुसार P भी 3 से विभाजित होगा, अब P भी 3 से विभाजित होगा। तो लिख सकते हैं जब P भी 3 से विभाजित हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो लिख सकते हैं कि P 3 से विभाजित होगा, यानी मान लेते हैं कि P जो है 3 से जो है C बार में विभाजित हो रहा होगा। P जो है 3 से कितने बार में, C बार में विभाजित हो रहा होगा। और जब P
3 से 3 बार में विभाजित हो रहा होगा तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे एक आ गया मेरा यहाँ पे, तो फिर से क्या कर लें जी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ क्या आ जाएगा, p का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 80 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यही चीज यहां लिख लें, यहाँ पे p स्क्वायर बराबर 9 इंटू सी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 9 इंटू सी स्क्वायर। अब जो है समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखें, तो पी स्क्वायर का मान रखेंगे समीकरण 1 से, तो पी स्क्वायर का मान कितना है, 3 इंटू क्यू स्क्वायर, तो 9 इंटू सी स्क्वायर, अरे p का मान रखे 3 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू सी स्क्वायर। 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो यानी इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में होगा, 9/3 इंटू सी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 9/3 सी स्क्वायर, 3 से काट दी, क्यू स्क्वायर बराबर लिख लिए मेरे प्यारे बच्चों 3 इंटू सी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से कि जब q को जो है, क्यू स्क्वायर को जो है 3 के गुणा के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 3 से क्यू स्क्वायर कटेगा, और 3 है क्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, और 3 है क्या यहाँ पे, अभाज्य संख्या है। और जब देख ही रहे हैं यहाँ पे कि क्यू स्क्वायर 3 के गुणा के रूप में लिखा जा रहा है, यानी कि क्यू स्क्वायर जो होगा 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, और जब 3 से विभाजित होगा तो आप देख रहे हैं उस प्रमेय के अनुसार क्यू भी तो 3 से विभाजित होगा, और यहां लिख सकते हैं अतः क्यू भी 3 से, क्यू भी क्यू भी 3 से विभाजित होगा। और जब Q भी 3 से विभाजित हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, P भी 3 से विभाजित हो रहा है, और जब दोनों 3 से विभाजित, P भी 3 से विभाजित हो रहे हैं और Q भी 3 से विभाजित हो रहे हैं, तो मसा जो है इनका अधिकतम कम से कम मसा तो 3 होना ही चाहिए, क्योंकि मसा आप जानते ही हैं कि जिन संख्या, मसा क्या होता है, मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी मसा से अगर उन संख्याओं में भाग देंगे तो भाग चली जाएगी। जब इन P में भी 3 से भाग जा रही है, Q में भी 3 से भाग जा रही है, तो कम से कम मसा तो 3 होना ही चाहिए। तो अब देख रहे हैं यहाँ यही लिखेंगे, P तथा Q में 3 से भाग जा रही है ना, तो इनका मसा कम से कम क्या होना चाहिए, अतः इनका HCF या मसा भी लिख सकते हैं, HCF कम से कम 3 होना चाहिए। और जब 3 होना चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों, जब एक कम से कम इनका मसा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और जब मसा 3 होगा तो परिमेय संख्या कैसे होगा, परिमेय संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या जो होगा तो उसमें P अपन Q जो होता है, P और Q का मसा जो होगा हमेशा परिमेय संख्या में एक होगा, क्या होगा, 1 होगा। अतः यहां लिख सकते हैं कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, कर्ण में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अब कल जो है आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक है, कल आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको जो अच्छा लगा है तो और फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए और वायरल करिए इसको, ठीक है, और वायरल करिए इसको, और अपने दोस्तों को फायदा हो, जिससे कि आपके दोस्तों को फायदा हो, जिसको नहीं पता है उसको भी पता चल जाए, ठीक है। आपको जो है ये प्रॉमिस करते हैं कि पूरे जो है मैथ का क्लास जो है फ्री प्रोवाइड करवाएंगे, क्लास 10th का भी, मैथ का और साइंस का। देखिए 11 12 यानी 11 और 12 का भी चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्लासेस सारी बंद थी, आज से ही रेगुलर हो रही हैं क्लासेस, ठीक है। तो आपका जो है क्वेश्चन जो है इसका जो है अब आगे प्रैक्टिस किया जाएगा कल वाले क्लास में। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो फॉरवर्ड करते रहिए, ठीक है।